आप सभी दोस्तों, भाइयों, बहनों, शिक्षक बंधुओं का हार्दिक स्वागत है। मैं सीपी मिश्रा आज आप सभी के लिए, जैसा कि आपने थंबनेल में पढ़ा कि इस बार की रणनीति क्या रहेगी। यदि आप चाहते हैं कि इस बार उत्तर प्रदेश की शिक्षक पात्रता परीक्षा को पास करना, तो आखिर में इस बार मुझे क्या करना पड़ेगा। जैसे बहुत सारे जो अभ्यर्थी होते हैं उनकी बातें सुनने को आती हैं, वे मिलते हैं, बताते हैं कि इस बार उनका शायद यूपी टेट या कोई भी टेट 2-4 क्वेश्चन से 2-4 प्रश्न या अधिकतम कह सकते हैं कि 10 या 15 प्रश्नों से पीछे रह गए और जिसके नाते वो शिक्षक पात्रता परीक्षा को पास नहीं कर पाए। तो ये वीडियो उन सभी अभ्यर्थियों के लिए बेहद खास होने वाला है जो भी अभ्यर्थी 2-4-10 या 15 प्रश्नों से यूपी टेट क्वालिफाई नहीं कर पाते थे। तो आइए चलिए हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले सीपी एजुकेशनल जोन आप सभी का हार्दिक स्वागत करता है। इसमें मैंने इस वीडियो में 3-4 ऐसे सब्जेक्ट वाइज पार्ट मैंने बनाया है। 2 से 3 मिनट का वीडियो है, बिल्कुल स्किप नहीं करेंगे, ध्यान से देखेंगे। और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक को मैंने लिखा है। यदि आप इन सारे टॉपिक को बिल्कुल ध्यान से यदि आप पढ़ते हैं तो निश्चित मेरा दावा है कि आपको इस बार कोई यूपी टेट में क्वालिफाई करने से कोई नहीं रोक सकता और आप निश्चित सुपर टेट की तैयारी इत्मीनान से घर पे बैठ के कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले मैं आपको लेकर आता हूं इसका पहला पार्ट। जो इसका पहला पार्ट, इसमें सबसे पहले मैंने चर्चा किया है मैथ्स। देखा गया है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो मैथ्स में सारे सब्जेक्ट्स को पार्ट वाइज करते चले जाते हैं और मैथ्स में कुछ ऐसे पोर्शन होते हैं जिसमें वो सॉल्व नहीं कर पाते और उनके नाते उनका क्या होता है कि 2-4 प्रश्नों से उनका यूपी टेट रुक जाता है। तो आपको एक ध्यान देने की जरूरत है कि इसमें कुछ ऐसे चुनिंदा चैप्टर हैं जिनको थोड़े से ध्यान से पढ़ के जाना चाहिए। जैसे मैं यदि बात करूँ, सबसे पहले जो पहला टॉपिक मैंने लिखा कार्य और समय और रेलगाड़ी, ये 2-3 चैप्टर कह सकते हैं या कह सकते हैं कि एक ही चैप्टर से थोड़ा सा मिलता जुलता है। ये ऐसा चैप्टर है जिससे 2-3 प्रश्न या 1-2 प्रश्न तो आने दम निश्चित है और आप थोड़ी सी सावधानी से इसके पढ़े। जैसे मान लीजिए कि छोटे छोटे प्रश्नों से आप अभ्यास करना प्रयास करिए। यदि ऐसा कोई छोटा प्रश्न जैसे मान लीजिए बनता है कि एक राम है, राम किसी काम को मान लीजिए 10 दिन में करता है, श्याम है, श्याम किसी काम को 20 दिन में करता है, दोनों मिलके कितने दिन में करेंगे। या ऐसा हो सकता है कि राम और श्याम मिलके किसी काम को 20 दिन में करते हैं, श्याम और राहुल मिलके किसी काम को 15 दिन में करते हैं। ऐसा मतलब ऐसे कहते हैं ना कि बिल्कुल बेसिक लेवल के छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं। तो आप जब भी इस मैथमेटिक्स को पढ़ें तो इन सारे टॉपिक्स को जरूर ध्यान दें, जिसमें सबसे पहला टॉपिक आपका है, देख रहे होंगे, कार्य, समय, रेलगाड़ी। दूसरा वृत्त। जब आप बात वृत्त की करते हैं, जैसे मान लीजिए वृत्त है तो वृत्त की ये त्रिज्या हो गई, यहाँ पर केंद्र हो गया, केंद्र से परिधि की दूरी त्रिज्या कहलाती है, ये आपका डायमीटर कहलाता है। फिर इसमें जीवाएं होती हैं। ये छोटे छोटे जो 2-4 मुख्य बातें, इसको ध्यान रखिए और इन सारी बातों को ध्यान में रखकर ऐसे इसके क्वेश्चंस को लगाने का प्रयास करें। ठीक है। तीसरी बात, वर्ग की आगे। अभी आपने पिछली बार देखा, अभी जो आपका यूपी टेट का पेपर कैंसिल हुआ, इसमें एक वर्ग से प्रश्न आया था कि एक वर्ग है, वर्ग की भुजा में इतने % की वृद्धि की जाती है तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो जब भी ऐसे प्रश्न आया बिल्कुल ध्यान रखिए, घबराए नहीं। मैंने कह दिया कि एक वर्ग है और एक वर्ग की भुजा में 10% की वृद्धि होती है तो उसके क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा। 10% की वृद्धि हुई ना तो +10 लिख लीजिए, फिर बड़ा 10% +10 हो गया। फिर आप एक बार क्या करिए, इनको जोड़ के रख लीजिए, जोड़ने पर क्या हुआ, 20 हुआ। और फिर इन दोनों को गुणा करिए, गुणा करने पर क्या होगा, आपका 100 होगा। और इस 100 में 100 से भाग दे दीजिए, 100 से 100 कट जाएगा एक बार में। फिर इन दोनों को जोड़ लीजिए, मतलब 20 और 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, आपका 21% हो जाएगा। तो ये छोटे छोटे प्रश्न जो हर बार आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, लेकिन आप थोड़ी सी असावधानी करते हैं और थोड़ी सी जल्दीबाजी में आप ऐसे प्रश्न को गलती कराते हैं और 2-4 प्रश्नों से आपका यूपी टेट रुक जाता है और अध्यापक बनने की लाइन से आप थोड़े से दूर हो जाते हैं। तो इस बार आपको इन सारे टॉपिक्स पर ध्यान रखना है। ठीक है। चलिए अगले टॉपिक में बात करता हूं। तो देख रहे हैं आपके सामने है कि घन से आपको क्वेश्चन देखना है। घन का यदि विकर्ण इतना है तो उसका क्षेत्रफल कितना हो सकता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल जिसे हम कहते हैं। यह भी हो सकता है कि पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछे, उसका आयतन भी पूछ सकता है। घनाभ से आपको प्रश्न देखने, बेलन से आपको पढ़ के जाना है। हाँ, और इन तीनों फिगर का जो घन, घनाभ, बेलन, ये जो आपके फिगर दिखाई देना है, इसके क्षेत्रफल और आयतन दोनों आप पढ़ के जाएंगे। क्षेत्रफल का फार्मूला याद रखिए, आयतन का फार्मूला याद रखिए। लाभ हानि देखिए, लाभ हानि के जो प्रश्न है इसके छोटे छोटे बेसिक प्रश्न लगाएं कि यदि कोई व्यक्ति 10 रुपये में 15 केले खरीदता है और 15 रुपये में 10 केले बेचता है तो बताइए कितना लाभ हुआ है, कितना हानि हुआ है। ऐसे प्रश्न, या कह दे कि किस ऐसे बहुत सारे प्रश्न होते हैं जिसमें सिर्फ लाभ होता है, सिर्फ हानि होती है। ऐसे मतलब जो छोटे छोटे बेसिक के क्वेश्चन है, इसको आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। तीसरा जो बात है आपका, इसमें ये ध्यान रखना कि जो आपका कैलकुलेशन है, बिल्कुल कैलकुलेशन को गलत नहीं करें, क्योंकि यदि पूरा का पूरा प्रश्न लगाएं कैलकुलेशन गलत करते हैं तो फिर आपकी कोई मतलब नहीं। तीसरा, छूट के बाद आपका साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज। और ये जो नीचे आप देख रहे हैं दूसरे कलर में मैंने लिखा है, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट
चैप्टर है, हर एग्जाम में ये ऐसा चैप्टर जो हर एग्जाम में से 2-4 प्रश्न बनने एकदम बिल्कुल अनिवार्य है। नंबर सिस्टम कहने के लिए तो वो छोटा चैप्टर दिखाई देता है नंबर सिस्टम, बट इसमें बहुत सारे पार्ट हैं। जैसे आप इसके परिमेय संख्याओं के बारे में पढ़ के जाइए, अपरिमेय संख्याओं के बारे में पढ़ के जाइए, भाज्य संख्याएं क्या होती हैं, अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, सभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, परिमेय और परिमेय को जोड़ेंगे तो प्राप्त होने वाली संख्या कैसी संख्या होगी, परिमेय और यदि अपरिमेय संख्या को जोड़ते हैं तो प्राप्त होने वाली संख्या कैसी होगी, यदि दोनों संख्याएं परिमेय हैं, सपोज दैट मान लीजिए कि कभी कभी होता है कि दोनों ही संख्याएं परिमेय है, तो यदि दोनों संख्या परिमेय है, पहले भी परिमेय दूसरे भी परिमेय, फिर जोड़ने पर जो संख्या प्राप्त होगी वो परिमेय होगी या अपरिमेय होगी, क्या होगी, या दोनों अपरिमेय संख्या है, जो इस बार क्वेश्चन टपका था, यदि दोनों संख्याएं अपरिमेय होंगी फिर जोड़ने पर संख्या क्या होगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन पूछते हैं और इस प्रकार के क्वेश्चन आपको लगा के जाना है। तो ये तो रहा आपके मैथ्स का हाल, कैलकुलेशन बिल्कुल बढ़िया से करें। चलिए चलते हैं अगले टॉपिक पे। ये आपका है CDP, जो चाइल्ड डेवलपमेंट, जिसे आप पढ़ते हैं। और कई बार क्या होता है कि बच्चा बहुत पढ़ के जाता है, बहुत कुछ तैयारी करके जाता है, फिर भी चाइल्ड डेवलपमेंट है उसके क्वेश्चन गलत होता है, गलत हो जाते हैं। तो बहुत घबराने की जरूरत नहीं है। ये मनोविज्ञान ऐसा विषय ही है कि यदि आ रहा है आपको, आपने यदि सही सोचा, सही समझा तो बिल्कुल आपका सही है, नहीं तो थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है। इसमें कुछ टॉपिक मैंने यहाँ पर लिखवाया, जैसे मान लीजिए कोहेलर हुआ, वाइगोत्स्की हुआ, ब्रूनर का हुआ, मैस्लो का हुआ, पावलोव, स्किनर, गार्डनर। अभी पिछली बार जो अभी कैंसिल हुआ एग्जाम, इसमें गार्डनर साहब से क्वेश्चन आ गया था कि किसने बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया था। हाँ, इसमें आपके स्पीयरमैन से क्वेश्चन आए थे इस बार कि बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का किसने दिया था, जो द्विबुद्धि का सिद्धांत है स्पीयरमैन का। तो ये टॉपिक जो हर बार हूबहू पूछे जाएंगे, ऐसा नहीं है कि इस बार जो आ गया फिर अगली बार नहीं आना। भाई आएगा क्या, आएगा तो इसी में से ना, जो टॉपिक आपके, यदि आपके सारे टॉपिक याद हैं तो फिर कहाँ से क्वेश्चन फंसेगा। फ्राइड साहब का आप पढ़ लीजिए। हाँ, कुछ बच्चों की जो अवस्थाएं होती है, मान लीजिए कि इसमें जो जीन पियाजे साहब ने जो अवस्थाओं के बारे में वर्णन किया है, इनके अवस्थाओं के बारे में थोड़ा पढ़ लीजिए कि कौन सी उम्र में बच्चे के अंदर किस प्रकार का विकास होता है, किस उम्र में किस अवस्था में बच्चे के अंदर क्या विकास होता है, बच्चे के अंदर प्रेम कब आता है, कब बच्चा गुट में रहना पसंद करता है। हाँ, किशोरावस्था क्या है, किशोरावस्था को किसने तनाव एवं संघर्ष का तूफानिक अवस्था के नाम से किसने वर्णन किया है, किसने अपना स्टेटमेंट दिया है। और दूसरी बात, एक चीज़ और जानिए, एक मनोवैज्ञानिक है जिसका आप नाम जाने, स्टेनले हॉल, इनके बारे में भी आपको पढ़ लेना चाहिए। इन्होंने किशोरावस्था के बारे में इन्होंने बहुत कुछ बताया। तो ये कुछ बातें हैं जो बिल्कुल आपको तैयार करके ही जानी है। यदि नहीं जाएगा तैयार करके तो फिर वही होता है, 2-4-5 प्रश्नों से आप पीछे रह जाते हैं और फिर आपका शिक्षक बनने का सपना अधूरा रह जाता है। तो बिल्कुल ध्यान देंगे और अच्छे से तैयारी करके जाएंगे। चलिए अगला टॉपिक है, इसके बारे में हम देखते हैं। यहाँ पर शिक्षण विधियाँ, मैंने एक टॉपिक बनाया शिक्षण विधियाँ, जैसे आगमन विधि, निगमन विधि, संश्लेषणात्मक विधि, विश्लेषणात्मक विधि, ऐसे बहुत सारी विधियाँ हैं। लेकिन आगमन निगमन क्या है इसके बारे में, क्योंकि देखिए ये मैंने यहाँ पर जो लिखा है, पिछली बार अभी जो कैंसिल हुआ है इसमें क्वेश्चन आगमन से नहीं था, निगमन से नहीं था, इन मतलब चारों टॉपिक से इस बार क्वेश्चन नहीं थे। तो 90% से ऊपर के चांस है कि इस बार आगमन विधि से कोई रिलेटेड क्वेश्चन है, निगमन विधि से कुछ क्वेश्चन है और नीचे दोनों से कुछ क्वेश्चन है। तो ये चीज़ बहुत विश्लेषण करके आपको बनाया गया है, बिल्कुल आप ध्यान देके जाएंगे, वरना आने पर एग्जाम देने के बाद फिर से आप कहेंगे कि हाँ सर हमें पता नहीं था और ये मेरा गलत हो चुका। ठीक है, इस बार आपने देखा कि चिंतन से प्रश्न बना था। चिंतन से अभिसारी से तो प्रश्न नहीं आते, लेकिन चिंतन के स्तर से जरूर प्रश्न आते हैं कि चिंतन के स्तर क्या होते हैं। ठीक है, चिंतन के स्तर, जैसे चोम्स्की साहब, आप एक नाम सुनेंगे, चोम्स्की साहब के जो भी मतलब इन्होंने सिद्धांत दिया उसके बारे में बिल्कुल पढ़ के जाना है। ठीक है, पुनर्बलन का सिद्धांत आप पढ़ लीजिए। भाई पुनर्बलन का सिद्धांत किसने दिया, क्या हुआ, पुनर्बलन है क्या, पुनर्बलन का मतलब क्या होता है, उद्दीपक क्या है, अनुक्रियाएं क्या होती हैं, इसके बारे में पढ़ के जाए। अभी प्रेरणा क्या होती है, देखिए दोस्त, मनोविज्ञान तो ऐसा चीज है भाई साहब कि बिल्कुल आप अपने लाइफ से जोड़ के पढ़ सकते हैं। अभी प्रेरणा क्या होता है, मोटिवेशन क्या है, वृद्धि क्या है, विकास क्या है। इससे 1 से 2 प्रश्न तो हमेशा बनेंगे डिफरेंस पे कि व्हाट इज द डिफरेंस इन बिटवीन डेवलपमेंट, डेवलपमेंट में और इसका क्या कहते हैं, तो वृद्धि और विकास में क्या अंतर है, इन दोनों में आपका अंतर पूछेगा। तो ये 2-4 बातें हैं जो आपको हमेशा ध्यान में रख के जाना है कि भाई वृद्धि क्या है, वृद्धि के बारे में पूछ देगा। भाई विकास क्या होता है, कभी कभी दे देगा कि निम्न में से कौन सा कथन वृद्धि के संबंध में सत्य है, विकास के संबंध में सत्य है। तो ये चीजें आपको बिल्कुल ध्यान में रख के जाना है, बिल्कुल। ठीक है, अगला जो आपका टॉपिक है इसको भी ध्यान में देखते हैं। हाँ,
ये जो चिंतन है, चिंतन के बारे में या कुछ और भी मनोवैज्ञानिक उनके जनक मतलब किस सिद्धांत को किसने दिया, जनक इत्यादि के बारे में आपको पढ़ के जाना है। कुछ मनोवैज्ञानिक जो पुस्तकें हैं, एक दो पुस्तकों को देख लेना है, जरूर नहीं है क्योंकि देखिए पुस्तकें बहुत सारी हैं, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट पुस्तकें जो है जैसे वकोलर यदि कोई लिखे, वाइगोत्स्की का यदि कोई पुस्तक है, मैस्लो साहब का कौन सा है, मनोसामाजिक सिद्धांत किसने दिया था, गार्डनर के बारे में पढ़ लीजिए, स्किनर का सिद्धांत पढ़ लीजिए कि स्किनर ने किसी क्रिया प्रसूत का सिद्धांत में उन्होंने क्या बताया क्या नहीं हुआ, शिक्षण विद्या पढ़ लीजिए, पावलोव पढ़ लीजिए, फ्राइड के बारे में पढ़ लीजिए। ये छोटे छोटे टॉपिक हैं, बिल्कुल आप ध्यान में रखे जाए। निश्चित मानिए कि इस बार आपको 110 प्लस क्वेश्चन से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। चलिए अगला एक और पार्ट है ईवीएस। बहुत सारे बच्चों के कमेंट आते, बहुत सारे बच्चे कहते सर सब कुछ हो जाता है, सब कुछ पढ़ लेते, ईवीएस में पता नहीं चलता, ईवीएस हम कैसे करें, क्या करें, सॉल्व कैसे करें। तो उनसे मेरा एक बात कहना है कि देखिए ईवीएस का कोई जो लिमिट है वो इसका कोई लिमिटेशन नहीं है, बहुत ब्रॉड चीज़ है। क्योंकि आप देख रहे हैं इसमें आपका इसमें महाद्वीप है, आपके इसमें देश हैं, हाँ, आपके इसमें पूरा ज्योग्राफी आपका है, विटामिन्स, हार्मोन्स, ये सब बहुत सारी चीज़ें हैं। इसमें आपका संविधान है। तो कई बार क्या होता है कि बच्चा देखिए एक चीज़ समझ ले, यदि आप संविधान को पूरा, जैसे मान लीजिए आप इसको निकालने के लिए आप संविधान को पढ़ते हैं, यदि आप पूरा संविधान यदि पढ़ जाते, पूरा संविधान बिल्कुल पॉलिटी आप रट जाते हैं, तो 1 से 2 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। यदि इतना समय आप अपने सीडीपी में देते हैं, यदि जितना समय आप संविधान को तैयार करने में देते हैं, यदि इतना समय आप अपने सीडीपी के लिए दे देते हैं, यदि इसी में का कुछ पार्ट आप अपने मैथ्स को दे देते हैं, तो निश्चित मानिए यहां 1-2 प्रश्न आपको बनाने को मिल सकता है संविधान से, लेकिन वहां से आपको कम से कम 7 से 8 प्रश्न आप सही कर सकते हैं। और 7 से 8 प्रश्न सही कर सकते हैं तो फिर भाई आप रुकेंगे काहे को, आपका रुकना तय नहीं है, बिल्कुल आपका टेट क्वालिफाई होगा। फिर भी इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज को पढ़ के जाना है, महाद्वीप के बारे में पढ़ के जाना है, घास के मैदान, जैसे मान लीजिए लानोस कहाँ का है, पुस्तास घास का मैदान कहाँ है, आप ये पंपास पूछे, पंपास घास का मैदान कहाँ है, वेनेजुएला के बारे में थोड़ा पढ़ लीजिए कि यहाँ कौन कौन सी घास की मैदान होती हैं, महासागरीय धाराओं के बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिए, जनजातियाँ भाई पिग्मी जनजाति क्या होती है, कांगो जनजाति कहाँ रहती है, ठीक है। ऐसे रेंड वाली एक जनजाति होती है, ये कहाँ रहती है, कनाडा, उधर उत्तरी ध्रुव जो आप देखें विश्व के मानचित्र में सबसे ऊपर देखें, उत्तरी ध्रुव की साइड में कुछ जनजातियां रहती हैं, टुंड्रा प्रदेशों की तरफ, उन जनजातियों के बारे में थोड़ा पढ़ लीजिए। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जिनको पढ़ के जाएंगे। हाँ, दूसरी सबसे बड़ी बात आप देखें यहाँ विटामिन्स है, विटामिन्स के बारे में पढ़ के जाए, विटामिन्स क्या होते हैं और हार्मोन्स क्या होते हैं। हार्मोन्स में देखिए पादप और जंतु हार्मोन दोनों के बारे में पढ़ के जाना है आपको। राष्ट्रीय पशु, राष्ट्रीय पक्षी चिन्ह के बारे में, स्मारक के बारे में पढ़ के जाना है। जो राष्ट्रीय पशु है आपका, राष्ट्रीय पक्षी है, ये देखिए अभी उत्तर प्रदेश के बारे में पूछ लेते कि सारस क्रेन किस मतलब कहाँ का है, किससे रिलेटेड है, आपको पता है उत्तर प्रदेश का पक्षी है, ठीक है। संविधान के बारे में थोड़ा थोड़ा आप आर्टिकल्स, जैसे मान लीजिए कि आप मूल कर्तव्य के बारे में थोड़ा पढ़ लें, मूल कर्तव्य क्या है, कहाँ से लिया गया है, मौलिक अधिकार क्या क्या होते हैं, मूल संविधान में मौलिक अधिकार कितने थे, अब वर्तमान में मौलिक अधिकार कितने हैं, कौन सा अधिकार को हटाया गया, इस अधिकार को हटा के किस अनुच्छेद में ले आके रखा गया, कौन सा संविधान संशोधन हुआ। ऐसे यदि आपसे पूछे कि 18 से 21 वर्ष की 21 वर्ष से उम्र घटाकर 18 वर्ष कर दी गई मतदान देने के लिए, कौन से संविधान संशोधन में हुआ, तो 61 संविधान संशोधन हुआ। ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर, जैसे मान लीजिए कि अब आप डीपीएसपी की बात करें कि भाई डीपीएसपी कहाँ से लिया गया, राज्य का नीति निर्देशक तत्व तो कहाँ से लिया गया है, इसके बारे में अनुच्छेद 36 से लेकर 51 के बारे में पढ़े भाई। अनुच्छेद 36 क्या कहता है, 37 क्या कहता है भैया, 48 क्या कहता है, 47 पुष्टाहार से संबंधित है, 43 कुटीर उद्योग से संबंधित है भैया, 44 किससे संबंधित है, अब पता है इन्फॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक सिविल संहिता, 39 किससे संबंधित है, ठीक है। 48 का क जो आपका क्लॉज है ये किससे संबंधित है, अनुच्छेद 51 किससे संबंधित है। तो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बिल्कुल उनको वन लाइनर आपको पढ़ना है, बहुत ज्यादा इस पर जोर देने की जरूरत नहीं है। और हाँ, संविधान पे आप जितना समय देते हैं इसका पूरा का पूरा समय आप उठाकर थोड़ा सा सीडीपी और मैथ्स में थोड़ा डिवाइड करते हैं, ताकि आपके क्या हो, प्रश्न ज्यादा से ज्यादा सही हो, और जो आप 2 से 5 प्रश्न या 10 प्रश्न से रुकते हो आपका रुकना न पड़े आपको, ठीक है। आगे इसमें जो देख रहे हैं आप, रोग के बारे में थोड़ा सा पढ़ ले, रोग है, पेड़ है, पौधे हैं, धातु के बारे में थोड़ा सा देख सकते हैं, क्योंकि इस बार ऐसे क्वेश्चन तो नहीं बना था, लेकिन हो सकता है कि स्टैटिक क्वेश्चन के रूप में आ जाए। जैसे मान लीजिए कापर क्या होता है, कापर की विशेषताएं क्या होती है मान लीजिए, और भी बहुत सारे मेटल, एल्युमिनियम के बारे में थोड़ा पढ़ लीजिए, ठीक है।
और गैस के बारे में भाई ऑक्सीजन क्या होता है, CFC, गैसेस क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, फ्रियॉन गैस क्या होता है, इसके बारे में आपको बिल्कुल पढ़ के जाना है। चलिए लास्ट टॉपिक है, बिल्कुल वीडियो पर बने रहें। और ये जो टॉपिक आपका है रणनीति, यदि आप इतना कर लेते हैं फिर भी आपको एग्जाम में किन किन बातों को ध्यान देना होगा। अंत में इसके बावजूद यदि मान लीजिए आपको कुछ प्रश्न नहीं आ रहे हैं तो फिर क्या करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो ये आपको बिल्कुल ध्यान देना पड़ेगा। रणनीति के बारे में यदि मैं बात करूं तो आप देखते हैं एग्जाम में कि 4 ऑप्शन दिया था, पहला ऑप्शन दिया था, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन, ऐसे 4 ऑप्शन आपके दिए गए, ठीक है, ए बी सी डी। कभी कभी क्या होता है कि चौथे ऑप्शन में देगा उपरोक्त सभी और आप उसे छोड़ के आगे बढ़ जाते हैं। आप कहते हैं भाई ऊपर का 3 एक ही बार कैसे सही हो जाए, कुछ और भी ट्रिक लगाते हैं। लेकिन विश्वास मानिए 95% प्लस चांसेस होते हैं उपरोक्त सभी के। यूपी टेट में खास करके उपरोक्त सभी वाला ऑप्शन 95% चांस है कि सही होगा। तो आप बिल्कुल, यदि आपको प्रश्न नहीं आते हैं या नहीं बिल्कुल समझ में आता है तो उपरोक्त सभी वाला जितने भी सारे क्वेश्चन हो और यदि उसमें उपरोक्त सभी का ऑप्शन होता है तो बिल्कुल आप उपरोक्त सभी के ऑप्शन को टिक करें। कभी कभी बीच में हो जाता है, जैसे मान लीजिए ए ऑप्शन दे दिया 10, बी दे दिया 20 और सी के जगह दे दिया ए और बी दोनों और डी के जगह या कोई नहीं। तो ऐसे सारे ऑप्शन जिसमें ए बी दोनों या बी सी दोनों या ए और डी दोनों ऐसे ऑप्शन आते हैं तो उनको भी आप जरूर टिक करेंगे, ये रणनीति जरूर अपनाएंगे। और हाँ, सबसे बड़ी बात, कई सारे बच्चों का कमेंट आता है कि सर टाइम नहीं मिला। अरे भाई 60 दूना 120 30, आपको पता है कितना टाइम आपको मिल रहा है, 2.5 घंटे का टाइम मिल रहा है। 2.5 घंटे में 150 क्वेश्चन, अभी और सारे एग्जाम देंगे तो आपको टाइम बहुत कम मिलने वाला है। आपके पास 2.5 घंटे का समय है और आपके पास प्रश्न कितने हैं, 150 प्रश्न है और आपके पास टाइमिंग कमी हो जाती है। तो इसका एक और कारण, जैसे आप प्रश्न पत्र पढ़ रहे हैं, प्रश्न पत्र पढ़ने के बाद आपको पता चला कि पहले प्रश्न का उत्तर डी है या आपका दिमाग कह रहा है कि डी ऑप्शन सही है, तो आप तुरंत अपने OMR सीट पे तुरंत जैसे ही आप उसमें डी देखें उसमें टिक करें या ना करें, लेकिन आप OMR सीट में पहले क्वेश्चन में डी वाले ऑप्शन को तुरंत गोला कर दें। यदि दूसरे 10वां प्रश्न आप लगा रहे हैं, 10वां प्रश्न में आपको ए सही लग रहा है तो OMR सीट में तुरंत ए को क्या करें, गोला करें, सब पूरा अच्छे से गोला करें, बाहर ना जाए, क्योंकि कंप्यूटर जो होता है आपके इस गोले पर ही कॉपी को चेक करता है। यदि आप ऐसा करते हैं तो विश्वास मानिए 10 से 15 मिनट का जो समय आपका होता है पूरे 2.5 घंटा में आपके पास रहेगा, आपके पास बच जाएगा और आप कहेंगे हाँ सर अब तो समय काफी पर्याप्त लग रहा है। और इसके बावजूद यदि ये तीनों कंडीशन या चारों कंडीशन न देखने के लिए फिर आप क्या करेंगे, तो निश्चित विश्वास मानिए विकल्प सी और विकल्प डी में से मेरा मानना है कि विकल्प सी और विकल्प डी को ज़्यादा से ज़्यादा जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहे हैं, जिसमें आपको तुक्का लगाना है, जिसमें आपको क्या करना है भाई, जिसमें आपको तुक्का लगाना है, उसमें विकल्प सी और विकल्प डी पर ज़्यादा जोर दें। इन दोनों ऑप्शन को ज़्यादा से ज़्यादा टिक करें यदि आप उसमें कुछ क्वेश्चन पर तुक्का लगा रहे हैं। तो दावा है, विश्वास है कि 110 से लेकर 120 तक के क्वेश्चन आप सही करके आएंगे और निश्चित आप सफल होंगे। फिर आगामी आने वाले हर प्रकार के सुपर टेट की परीक्षाओं में आप बैठने के काबिल रहेंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी का प्यार ऐसा ही मिलता रहे, ऐसा ही बरसता रहे और निश्चित इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। यदि कुछ कमियां रह जाती हैं तो उसके लिए हम सभी क्षमा प्रार्थी हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी को जय जय सीताराम, राधे श्याम।